स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से गौरव वल्लभ प्रवक्ता है हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है सुधांशु जी, गौरव वल्लभ जी। आपका विषय आज एक्चुअली कई सारे हैं, लेकिन शुरुआत जो राहुल गांधी का जो बयान बहुत ज्यादा चर्चा में है और बहुत ज्यादा हमले उस बयान को लेकर उन पर किए जा रहे हैं। क्या राहुल गांधी ने विभाजनकारी बयान दिया? क्या राहुल गांधी ने दक्षिण भारत के लोगों को उत्तर भारत के लोगों से ज्यादा बुद्धिमान बताने की कोशिश की है? और ये पूछा जा रहा है कि 15 साल जहां से वो सांसद रहे और 40 साल से जहां कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार सांसद चुनकर के आती रही, उस अमेठी का भी राहुल गांधी के बयान ने अपमान किया। गौरव वल्लभ, इस पर पहले क्या सफाई है? जी सौरभ जी, समस्या ये है कि आज देश में मुद्दों की राजनीति, सवाल यह है कि राजनीति का धर्म होना चाहिए कि धर्म की राजनीति होनी चाहिए। सवाल यह है कि सद्भाव की राजनीति होनी चाहिए कि नफरत की राजनीति होनी चाहिए। सवाल यह है कि आज देश में हमें 100 रुपए पेट्रोल मिल रहा है 1 लीटर और डीजल 90 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। इसकी चर्चा होनी चाहिए या इस पे चर्चा होनी चाहिए कि इसकी 50 लाख की गर्लफ्रेंड है, इसकी 60 लाख की गर्लफ्रेंड है? सवाल यह है कि जीडीपी जिस तरह से प्रति वर्ष नीचे गिर रहा है उस पे चर्चा होनी चाहिए। वो मुद्दा ज्यादा सार्थक है कि ये बताना चाहिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बाथरूम में ऐसे नहाते हैं, फलाना जर्सी गाय है, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। जब महात्मा गांधी को चतुर बनिया बोला जाता है, इसकी चर्चा की राजनीति में कोई जगह नहीं है। चर्चा की जगह यह है सौरभ जी कि जब एसएससी के अंदर 14,000 वैकेंसी के लिए 1,30,00,000 नौजवान लोग अप्लाई करते हैं, जब पियोन की एप्लीकेशन के लिए पीएचडी और एमबीए और पोस्ट डॉक्टरेट जो किए हुए लोग हैं वो अप्लाई करते हैं। सवाल ये है, इन पे चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने सबसे सार्थक आह्वान हम सबके लिए किया है कि देश में मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए जो पिछले अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से पिछले 7 साल में हो रहा है। आज देश को जरूरत है। राहुल गांधी ने तो कहा कि वो 15 साल से उत्तर भारत से सांसद हैं। आपने 7 साल कहा, उन्होंने तो कहा था मैं 15 साल से जो राजनीति देख रहा हूं उसके बनिस्बत दक्षिण की राजनीति बहुत अच्छी है, केरल की राजनीति बहुत अच्छी है। जी मुझे ऐसा लगता है सौरभ जी कि आज जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में भेद कराने का जो टूल किट इन्होंने जो जारी किया वो इस देश में कभी स्वीकार्य नहीं होगा। देश को मुद्दों की राजनीति के जवाब चाहिए। बेरोजगारी की समस्या का क्या है? वल्लभ जी, मैं समझ सकता हूं, देखिए मैं समझ सकता हूं आपने जो विषय बताए वो आपको सूट करते हैं, आपको बोलने थे, आपने बोले, मुझे कोई एतराज नहीं है। अब वो बयान आपने सुना, मैंने सुना, देश ने सुना है। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा मैं 15 साल तक उत्तर भारत के एक क्षेत्र से सांसद निर्वाचित होता रहा और जब से मैं केरल आया हूं मैं बड़ी राहत महसूस कर रहा हूं क्योंकि यहां मुद्दों की राजनीति होती है और सतही बात नहीं होती। अब इसका मतलब उत्तर भारत में अमेठी में जब वो राजनीति कर रहे थे तो सतही राजनीति हो रही थी। मुझे सौरभ जी, मुझे ये बताइए, आपने कहा आपको सूट करते हैं, देश के किस व्यक्ति को सूट नहीं करता है कि 100 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, 90 रुपए प्रति लीटर डीजल मिल रहा है? ये किसको सूट करता है? किसी को सूट नहीं करता है सौरभ जी। मैं तो ये बात कर रहा हूं, उसका जवाब तो सुबह शाम दे रहे हैं। आप चाहेंगे इस प्रोग्राम में भी ले लेंगे? मैं कह रहा हूं उस सवाल का जवाब भी इस प्रोग्राम में मिलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो सवाल पूछा था आप उसका जवाब तो दे दीजिए। आप ये भी कह सकते हैं कि राहुल जी के कहने का मतलब कुछ और था, उनकी जुबान से कुछ और निकल गया, लेकिन अगर वो यही कहना चाहते थे जो उन्होंने कहा है तो फिर तो इस पर सफाई बनती है। मैंने तो आपको बिल्कुल क्लियरली एक चीज बता दी कि उन्होंने सबसे सार्थक आह्वान किया है इस देश में, हमारे देश में, कि आज राजनीति होनी चाहिए मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए, राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ साउथ करने की क्या वजह थी? वो सीधे सीधे यही कहते हैं ना जो आप कह रहे हैं। उनको ये उत्तर भारत और दक्षिण, ये उत्तर भारत दक्षिण भारत की बाइनरी में जो उन्होंने बात कही, ये तो उन्होंने ही कही, किसी ने कहलवाई तो नहीं उनसे। मेरे को ऐसा लगता है सौरभ जी, और देश के हर व्यक्ति को, बेरोजगार व्यक्ति को जो अप्लाई कर रहा है उसको ये लगता है कि ये बीजेपी दक्षिण भारत और उत्तर भारत करके एक विभाजन का टूल किट जारी कर रही है जो इस देश में कभी स्वीकार्य नहीं होगा। हम ऐसा कोई टूल किट बीजेपी से नहीं लेने वाले क्योंकि हम पहले भी एक थे, आज भी एक है और हमारी सदियां आगे एक ही रहे। ये टूल किट वाली परिभाषा जो है ये आपसे पहले आपकी कांग्रेस पार्टी के एक और प्रवक्ता भी दे चुके हैं। इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मैं सुधांशु जी से इसका जवाब चाहता हूं। आपने सफाई सुन लिया, दिन भर कांग्रेस पार्टी के कई लोगों ने इस पर सफाई दी है सुधांशु जी, तो आखिर उस सफाई में दम है या राहुल गांधी ने जो कहा उसमें कुछ गलत नहीं था?
देखिए सौरभ जी, एक कहावत होती है कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यानी अगर आपका पुत्र सुपुत्र है तो आपके लिए कुछ बचा के रखने की जरूरत नहीं, वो स्वयं अर्जित कर लेगा। और यदि वह सुपुत्र नहीं है तो फिर कुछ भी बचा के रख दीजिए, वो सब लुटा देगा। अब बताइए, उन्होंने तो सिर्फ अपना ही नहीं 15 साल, अरे भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उनकी पूज्य माता सोनिया गांधी, सबकी बेइज्जती करवा दी। मतलब सब आज तक सतही राजनीति कर रहे थे और इश्यूज की समझ उनको थी। चलिए, मैंने मान लिया, उनको इश्यूज की बहुत बेहतर समझ आई और उन्होंने बड़ा बुद्धिमानी का निर्णय लिया 2019 में कि वो वहाँ चले गए। अन्यथा यहाँ जिस ढंग से स्मृति जी ने उनको हराया, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा सौरभ जी, वो एक इश्यू उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा केरल में, कि केरल में एपीएमसी एक्ट लागू नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो छाती ठोक ठोक के कह रहे हैं काला कानून, बगैर मंडी के किसान मर जाएगा, बिक जाएगा। इशू बेस्ड राजनीति के नए युग प्रवर्तक राहुल गांधी जी को यह इशू क्यों नहीं केरल में रह के समझ में आ रहा है कि केरल में तो किसान अच्छा है, खुशहाल है, मंडी नहीं है, फिर भी उसको अच्छी कीमतें मिल रही हैं और सब पद्धति है। ये तो विभाजन कर करके पाए। और मैं फिर एक और बात कहना चाहता हूं गौरव वल्लभ जी से, ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ केरल में गठबंधन है कि नहीं? ये तो बड़ी पार्टी के नेता ने सड़क पे बीफ पार्टी की थी। ये मुद्दा आपको आज से ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो बार बार निकल के आ जाती है, अब वो नॉर्थ साउथ में दिखाई दे रही है। एक के खाते में आ जाएंगे। गृह मंत्री कहते हैं वो जुमला था। ये सतही बात है कि मुद्दों महिला की फोटो लग जाएगी तो अचार ज्यादा बिकेगा। ये मुद्दों की बात है कि सत्य। आप ये बताइए, ये सतह की बातें हैं जब प्रधानमंत्री कहते हैं अचार के ऊपर महिला की फोटो लगने से अचार की बिक्री ज्यादा हो जाएगी। ये सतह की बात है क्या सुधांशु जी? मुझे तो मेरे राष्ट्र ने, मेरे गुरुओं ने, मेरे बड़ों ने, फिर आपने कहा एपीएमसी की बात करी, उसका भी उत्तर दे देता हूं सुधांशु जी। उससे एक बात नहीं निकली कि उनको बुला के उनके शहादत के लिए एक कंडोलेंस लेटर जारी कर दे पार्लियामेंट में। जब इतने शहादत होगी तो उनके लिए कंडोलेंस 2 मिनट का मौन रख ले। प्रधानमंत्री से वो तक नहीं हुआ। नवाज शरीफ की जो मां के लिए प्रधानमंत्री जी के लिए समय है कि उनको कंडोलेंस के लिए लेटर लिख दे, पर हिंदुस्तान के शहीद हो जाए 250 किसान, उसके लिए प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है। प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है कि जब चीन हमारी जो एलएसी के हमारी तरफ आज बैठा है, भले ही वो गोगरा घाटी हो, डेप्सांग का प्लेन का एरिया हो, प्रधानमंत्री जी उसके लिए पर्यायवाची शब्दों की खोज करते हैं। कभी बोलते हैं विस्तारवादी, कभी बोलते हैं मंगोलिया के नीचे वाले देश। अरे इनसे एक चीज तो मैं कहना चाहता हूं गौरव जी, मेरी बात सुनिए कि आप चूंकि स्काइप से आप थोड़ा सा अगर अपने सिस्टम के थोड़ा नजदीक होकर बोलेंगे तो आपकी आवाज कम ज्यादा नहीं होगी। एक वो इशू आ रहा है थोड़ा सा, तो प्लीज थोड़ा सा अगर आप टिक करके बोलेंगे तो आवाज बेहतर आएगी। आपको सरकार से प्रधानमंत्री के बारे में कोई सवाल हो, आपने पूछे, उसका जवाब सुधांशु जी बैठे हैं देंगे। लेकिन मैं अगर आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो मैं आपसे राहुल गांधी के बारे में सवाल पूछ रहा हूं। और मैं ये देख रहा हूं कि जब भी राहुल गांधी के बारे में कुछ पूछते हैं आप प्रधानमंत्री का नाम बीच में ले आते हैं। आप लीजिए उनका नाम, सवाल पूछिए, जवाब आएगा इनसे, लेकिन राहुल गांधी के बारे में बता दीजिए। अगर आप आज अमेठी के एक वोटर होते तो आप आज क्या महसूस कर रहे होते जब उन्होंने कहा कि 15 साल वहां पर मैं सतही राजनीति करता रहा? सिंपल सवाल है। देखिए सौरभ जी, आज राहुल जी ने जो कहा उसको एक लाइन में आपको उत्तर दे देता हूं। आप सवाल अच्छे पूछ रहे हैं, मुझे आपके सवालों से कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं इनका स्पष्टीकरण आए। राहुल गांधी जी ने पूरे देश का एक सार्थक आह्वान किया है कि देश में मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। देश में इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है उसकी राजनीति होनी चाहिए। बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है उसकी राजनीति होनी चाहिए। जीडीपी क्यों नोज डाइव हो रही, क्यों नीचे जा रही है, उसकी राजनीति होनी चाहिए। आज चपरासी के पद के लिए मैं ये कह रहा हूं गौरव जी, आप जो बातें कह रहे हैं ये बातें राहुल जी ने नहीं कही हैं। आप राहुल जी के बचाव में बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन राहुल जी ने कहा ही नहीं है। सौरभ जी, राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ साफ कहा, मैं उत्तर भारत से 15 साल सांसद रहा, वहां सतही राजनीति होती थी, मैं केरल से सांसद बना हूं, यहाँ अच्छी राजनीति। सौरभ जी उन्होंने कहा मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। मैं वर्ड कोट कर रहा हूं, मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। इसमें क्या कोट कर रहा हूं? आज देश मैं कह रहा हूं, मैं भी कोट कर रहा हूं राहुल गांधी को। अगर मैं जो कह रहा हूं, अगर उससे कुछ भी अगर मैं कहीं मिसकोट कर रहा हूं तो आप मुझे बता दीजिए। क्या राहुल गांधी ने ये नहीं कहा मैं 15 साल उत्तर भारत से सांसद था, मुझे बड़ी राहत महसूस हुई जब मैं केरल आया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि यहां पर ये बुद्धिमत्ता की राजनीति होती है, यहां पर सतही राजनीति नहीं होती। ये कहा या नहीं कहा?
ये उन्होंने पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में कहा, ये टूल किट जारी करना जो बीजेपी की कोशिश है सौरभ जी, देश में कामयाब नहीं हो सकती है। आप सवाल सही पूछ रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने वैसा इन्होंने बयान आपने सुधांशु जी आपकी पार्टी ने बयान दिलवाया क्या राहुल गांधी से? सुधांशु त्रिवेदी की आपकी पार्टी ने कहा था ये बयान देने के लिए राहुल गांधी को, टूल किट आपकी बताई जा रही है। मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए या नहीं? सुधांशु जी देखिए, जो मैंने मुद्दे की बात पूछी थी उसका एक का भी उत्तर गौरव जी ने नहीं दिया। एपीएमसी एक्ट वहां नहीं लागू है, मंडी परिषद का कानून, आम भाषा में बताए दे रहा हूं, वो नहीं लागू है, फिर भी किसान खुशहाल। ये मुद्दा क्यों नहीं समझ में आ रहा है राहुल गांधी जी को, ये मेरी समझ से बाहर है। दूसरा मुद्दा, अब मैं बिल्कुल मुद्दे की बात बता, एक तो देखिए बेचारों ने क्या हालत कर दी, कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या जवाब देंगे, अशोक गहलोत क्या जवाब देंगे, उनकी बहन प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी, और भाई सतही और मुद्दा आप अपने हिसाब से जो मन में व्याख्या रखनी हो रखिए। गौरव वल्लभ जी, हमारा मत अलग होगा, आपका मत अलग होगा, परंतु इसमें उत्तर और दक्षिण भारत कहां से आ गया? मतलब आपके हिसाब से तो इंदिरा जी तो बहुत बड़ी दोषी थी, क्योंकि वो चिकमगलूर से सांसद रह चुकी दक्षिण से, उसके बाद फिर लौट के रायबरेली आ गई थी, यानी मुद्दा छोड़ के सतह पे आ गई थी और सतही राजनीति कर रही थी। आपने बड़ा दिव्य जवाब दिया है। खैर एनीवे, अब मैं ये बात कहता हूं कि आपको केरल में जाके एक और मुद्दा राहुल गांधी को समझ में आना चाहिए। लव जिहाद ये शब्द संघ और भाजपा ने नहीं दिया था, ये केरल के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने दिया था, और इस बारे में केरल की एसटीएफ ने कांग्रेस के दौरे हुकूमत में केरल में एक हाई कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें 5000 पेजेस का पूरा डॉक्यूमेंट था, और यह कहा गया था कि यह नैसर्गिक स्वाभाविक प्यार के मामले नहीं है, 1996 में बनाई गई एक योजना के अंग है, और यह कांग्रेस सरकार के जमाने का है निर्णय। आपको कुछ ध्यान आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? यह मुद्दा राहुल गांधी जी को नहीं समझ में आया होगा वहां जाके, ना कृषि समझ में आया, ना धर्म और मजहब समझ में आया। हाँ, उनको जाकर सिर्फ यह समझ में आया कि अमेठी के लोग बेचारे, इसीलिए आज उत्तर प्रदेश के सबसे अविकसित जिलों में से एक अमेठी रह गया है। मुझे लगता है कि 3-4 पीढ़ी तक अमेठी और रायबरेली की जनता ने जो दिया, उसके साथ जो कुछ राहुल गांधी जी ने किया, चलिए उत्तर दक्षिण तो फिर भी चलता है सौरभ जी, उनको तो भारत की राजनीति रास नहीं आती है, हर 6 महीने में चले जाते हैं। देखिए अभी आधुनिक श्रवण कुमार रूपधारी, आज के जमाने में जब बच्चे लोग अपने माँ बाप को तो ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं, ऐसा दुखद कालखंड आ गया है, वहां अपनी नानी की सेवा करने के लिए 7 समुंदर पार गया व्यक्ति, और 25 दिन सेवा करने के बाद वापस आया और फिर बाहें आस्तीनें चढ़ाते हुए चाइना के ऊपर ट्वीट करने लगा। इसे श्रवण कुमार से कम कहा जाए। और मुद्दे की बात, गौरव वल्लभ जी आप प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं, अर्थशास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, अब ये बताइए, अब चाइना की तो फोटोएं भी आ गई कि वो पीछे जा रहा है समेट कर, अब उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या व्यापार का नुकसान हुआ चाइना का, वह भी बात सामने आ गई, अब उस पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब मुद्दे की बात आपने कही थी पेट्रोल डीजल पे बात नहीं होनी चाहिए, तो सिर्फ एक ही मुद्दा बता दीजिए, क्या भारत सरकार का आज पेट्रोल डीजल पर नियंत्रण है, और नियंत्रण किस तारीख को खत्म हुआ? मैं बता देता हूं, पहला नियंत्रण 2010 के एक हिस्से में खत्म हुआ और अक्टूबर 2014 के बाद पूर्णतः नियंत्रण खत्म हो गया। अब तो जो कुछ नियंत्रण सरकार कर सकती है वो टैक्स के बेस पे कर सकती है, और राज्य सरकारों ने भी खूब टैक्स लगा रखा है, हमारी ने भी, आपने भी। महाराष्ट्र में तो 40% तक टैक्स है, वहां तो आपकी सरकार है। तो ये बताइए कौन कौन सा मुद्दा राहुल गांधी को समझ में आ रहा, बताइए, मैं मुद्दे पे बात करने को तैयार हूं, केरल के संदर्भ में भी और राष्ट्र के संदर्भ। गौरव जी जी सुधांशु जी, आपने एपीएमसी का प्रश्न उठाया। एपीएमसी को आपने बंद करने का काम बिहार में किया सुधांशु जी। आज प्रति फैमिली किसान की आय बिहार में देश के निम्नतम राज्यों में है, लोवेस्ट लास्ट के राज्यों में है। सुधांशु जी, इसका जवाब कभी ढूंढिएगा और फिर आपको समझ में आएगा कि ये 3 काले कानून को काले क्यों कहा जा रहा है। इसका जवाब में ही आपका उत्तर निहित है, इस सवाल में। दूसरी बात, आपने पेट्रोल डीजल की बात कही, अच्छा लगा कि आप पेट्रोल डीजल पे बात करने को तो तैयार हो। सुधांशु जी, मेरे पास पिछले 20 साल का डाटा है, मैं आपको यह बता रहा हूं, पिछले 7 साल में, मैं कोट कर रहा हूं सुधांशु जी, गलत बोल के निकलने वाला व्यक्ति नहीं हूं। पिछले 7 साल में इंटरनेशनल क्रूड प्राइस और भारत की पेट्रोल की प्राइस का कोई कोरिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब पिछले साल 2020 में $19.9 प्रति बैरल तेल की कीमत हुई, तब भी हमारे देश में तेल, पेट्रोल और डीजल की कीमत कम नहीं हुई। सुधांशु जी, क्यों नहीं हो रही, उसका कारण भी बताता हूं। क्योंकि भारत सरकार जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है, वो पिछले 7 साल में पेट्रोल के ऊपर
250% से ज्यादा बढ़ाई है, और डीजल के ऊपर यह मेहरबानी 800% से ज्यादा है। सुधांशु जी, जब भारत सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी जो यूपीए की सरकार की एक्साइज ड्यूटी से 250% बढ़ा दे, डीजल पर 850% बढ़ा दे, तो फिर पेट्रोल डीजल के दाम कम कैसे होंगे? बार बार इंटरनेशनल की चीजों की आप दुहाई देते हो, कभी कहते हो वो जिम्मेदार है। अरे आप किस चीज के लिए जिम्मेवार हो सुधांशु जी? पेट्रोल डीजल की प्राइस आप जिम्मेवार नहीं हो। लॉ एंड ऑर्डर रहा है, क्यों रुक रहा है, क्यों आगे बढ़ रहा है, उसके लिए आप जिम्मेवार नहीं हो। यही तो हम कह रहे हैं कि मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। अच्छा लगा आपने चीन का मुद्दा भी डिबेट में आपने इसका उत्तर देने का प्रयास किया। मुझे आप ये बताइए और आज बैठ के यहां बोल के जाइए, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, क्योंकि और नेता तो कोई चीन का नाम तक नहीं लेते। माननीय प्रधानमंत्री जी लाल आंख दिखाने की बात करते थे, अरे उनके सामने आंख बंद करके आप नतमस्तक होके बैठे हो। आपने व्यापार की बात करी सुधांशु जी, अभी आरोप मैं बता रहा हूं, आरोप नहीं, थोड़ा सा एलोबरेट कर रहा हूं। आपने व्यापार की बात करी, आज जब डेप्सांग प्लेन हो, हॉट स्प्रिंग हो, गोगरा के अंदर चीन बैठा है हमारी साइड ऑफ एलएसी में, और दूसरी तरफ हम उसको अपना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना रहे हैं। ये क्या रहे हो सुधांशु जी? हमारी भूमि में, भारत माता की भूमि में चीन बैठा है और हम उसको अपना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना रहे हैं। खबर तो ये आ रही है कि भारतीय कंपनियों में ऑन एन एवरेज 25% अब चीन की हिस्सेदारी होने जा रही है। अब कर क्या रहे हो? हमने तो चीन के ऐप जलाए, हमने तो चीन के फोन भी तोड़े। मैंने चीन का फोन मेरे पास ना तो था, पर जिसके पास भी था मैंने कहा इसका बहिष्कार करो। अच्छा ठीक है, आप जाके वहां मैं इसका जवाब ले रहा हूं, गौरव वल्लभ। एक सवाल ये 2 बार पूछ चुके हैं, उसका जवाब आपने नहीं दिया। इसका जवाब पहले ये देंगे, फिर आप। इन्होंने केरल में एपीएमसी नहीं है, मंडियां नहीं है, वो राहुल गांधी ने उसके बारे में क्यों नहीं बोला? दिल्ली में वो एपीएमसी को बचाने की बात कहते हैं, केरल में क्यों नहीं बोलते? आप इसका जवाब सोच के रखिए। आपके सवाल का जवाब तब तक सुधांशु जी दे दें। हाँ, अब मैं इनका बिंदुवार जवाब देता हूं। अरे गौरव वल्लभ जी, कहां बिहार का उदाहरण देने लगे? उत्तर भारत का राज्य है, सतही राज्य है, और बिहार के विधान परिषद में तो आज समाचार में आया है कि निंदा प्रस्ताव राहुल गांधी जी के खिलाफ पारित होने के लिए आया। हमारे ही एक विधान परिषद सदस्य संजय मयूख जी ने विषय रखा, पूरा सदन ही उसके साथ खड़ा हो गया। खैर, आपने पेट्रोल की बात कही। गौरव जी, पेट्रोल सतह पे रहता है कि नीचे रहता है? पानी में डालिए, पेट्रोल सतह पे रहता है। आप लोगों की जानकारी भी उसी प्रकार से सतह के ऊपर ही दिखाई पड़ रही है मान्यवर। लगभग जो एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल की जो कीमत में 1/3 केंद्र का, लगभग 1/3 राज्य का। आपने उत्तर नहीं दिया कि महाराष्ट्र क्यों 40% टैक्स लेता है, क्यों पेट्रोल जीएसटी में नहीं है? क्योंकि राज्यों के राजस्व का सबसे बड़ा आधार पेट्रोल और डीजल है, इसलिए कोई राज्य उसको जीएसटी में नहीं देना चाहता था, और सवाल केंद्र से है। हम ईमानदारी से कह रहे हैं, हमारे राज्य में नहीं देना चाहते, क्योंकि राज्यों के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है आबकारी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। चलिए, आप तो अर्थशास्त्र के विद्वान हैं, इसके उपरांत आपको यह लग रहा था। अब देखिए, जहां तक मैंने आपसे बात कही थी, मुद्दे के ऊपर यह बता देते। चलिए, चाइना के मुद्दे के ऊपर आपको नहीं समझ में आया, आपने उसके ऊपर बोलना उचित नहीं समझा, कृषि के ऊपर बोलना उचित नहीं समझा। मैं एक और मुद्दा केरल का याद दिलाए देना चाहता हूं। आपको पता है कि मार्च सन 2006 में केरल की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया था। वो क्या था कि तमिलनाडु में बंद कोयंबटूर हमले के मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी को रिहा कर दिया जाए, और विधानसभा के 117 सदस्यों ने सबने समर्थन में मतदान किया था, चाहे सारे कम्युनिस्ट और सारे कांग्रेसी। ये मुद्दा देश के लिए अच्छा है या खराब है, राहुल गांधी जी को क्या समझ में आ रहा है इस मुद्दे के बारे में, कृपया वो भी आप विस्तार से बता दीजिए। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, जो मुद्दे पे आपको रखना हो विचार रखिए। इसमें उत्तर और दक्षिण भारत का विभेद करने का क्या प्रयास कर रहे हैं, अथवा अपने परिवार की बेइज्जती करके क्या हासिल होने वाला है? अरे आप तो ओरिजिनली कश्मीरी हैं, उत्तर भारतीय नहीं, धुर उत्तर भारतीय हैं। और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि सब, हम तो दक्षिण उत्तर किसी में कोई भेद नहीं मानते, दोनों मिलकर पूरे देश के लिए आगे एक साथ चल रहे हैं। बट ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस, जो अपने को सबसे बड़ी पार्टी कहती थी, सौरभ जी, जब हम लोग पहली बार सत्ता में आए 1998 में, तो हमारी 182 सीटें थी, तो ये लोग हमको क्या कहते थे? उत्तर भारतीय पार्टी है। कांग्रेस क्या कहती थी? सारे भारत से नाता है, सरकार चलाना आता है। देश की जनता ने दिखा दिया कि कितना सरकार चलाना आता था, और सारे भारत से नाता राहुल गांधी ने अपने हाथ से तोड़ के दिखा दिया।
पर गौरव जी, ये बात तो सही है कि इनकी पार्टी की पृष्ठभूमि जो है, आज भी आपकी पार्टी ये कहती है कि हम भारतीय जनता पार्टी को असल मायनों में पैन इंडिया पार्टी इसलिए नहीं मानते क्योंकि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां ये सत्ता में कभी नहीं रहे, मसलन तमिलनाडु, आगे कब आएंगे कोई कह नहीं सकता। तो वो पार्टी जो गर्व करती हो कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व केवल कोई पार्टी कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी, उसका सबसे बड़ा नेता ऐसा बयान दे, क्या उचित है? जी, इन्होंने पेट्रोल डीजल से अपनी अब आपसे सवाल कुछ होता है, आप शुरू कहीं और से करते हैं। आप सौरभ जी, ये सवाल इन्होंने किया ना, मैं चुप हो जाता हूं। पूछ लीजिए आप इन्होंने किया कि नहीं, मैं चुप हो जाता हूं। अच्छा, मैंने जो सवाल किया उसका भी तो जवाब दे दीजिए। उसका भी दूंगा, आप उसका बाद दीजिए। देखिए, पेट्रोल डीजल की बात है, पेट्रोल डीजल पर 40% टैक्स महाराष्ट्र, पेट्रोल और डीजल पर इन्होंने पेट्रोल और डीजल पर 1 घंटे की बहस रखते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं 1 घंटे की बहस रखते हैं, लेकिन फैक्ट यही है इन्होंने कबूल किया कि इनकी सरकार टैक्स बढ़ा रही है, राज्य सरकारें भी टैक्स कम नहीं करती। ये फैक्ट है, इसमें कुछ छुपी बात। मैं जवाब दे देता हूं ना, मैं जवाब दे देता हूं, 1 मिनट। डीजल पे आज बेस प्राइस है सौरभ जी 33 रुपए 71 पैसे, ठीक है, और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगती है जो भारत सरकार लगाती है वो 31 रुपए 80 पैसे, और ऑन एन एवरेज कोई भी स्टेट गवर्नमेंट 15 से 17 रुपए पर लीटर से ज्यादा नहीं लगाती। इन्होंने कहा सब बराबर लगा रहे हैं, यही तो कह रहा हूं, मुद्दों की समझ नहीं है ना, मुद्दों की बात करते हैं ना मुद्दों की समझ है। आपको विश्वास होगा सौरभ जी, हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल पर जो बेस प्राइस है उसका 100% एक्साइज ड्यूटी कि भारत की सरकार लगाती है। पेट्रोल का बेस प्राइस 32 रुपए 10 पैसे, उस पे 32 रुपए 90 पैसे की एक्साइज ड्यूटी भारत की सरकार लगाती है पेट्रोल प्रति लीटर पर। डीजल पर 31 रुपए 80 पैसे पर लीटर, और ऑन एन एवरेज कोई भी स्टेट गवर्नमेंट 20 रुपए प्रति लीटर से 15 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा नहीं लगाती। ये तो हुई पेट्रोल डीजल की बात। फिर आपने कहा, आप गौरव जी एपीएमसी का जवाब नहीं दे रहे। अब आप ये बताइए, यहां जो किसान बैठे हैं दिल्ली के सरहद पर, वो कह रहे हैं कि 3 काले कानूनों को रद्द करो। ये कह रहे हैं हम तो एपीएमसी को बाईपास करके हमारे दोस्तों की मंडियां खुलवाएंगे। अरे वैसा काम आपने बिहार में किया महोदय, उस बिहार के काम का आज ये असर हुआ। केरल में एपीएमसी क्यों नहीं है, और केरल में एपीएमसी ना होने का वहां के किसान को क्या नुकसान हो रहा है? केरल में एपीएमसी ना होने का वहां के किसान को क्या नुकसान? अब ये तो सौरभ जी ये बात हुई कि किसान आज दिल्ली की सरहद पर बैठा है एक समस्या को लेके, आप कह रहे हो वो समस्या क्यों नहीं पूछ रहा। अरे प्रभु, पिछले 3 महीने से 250 से ज्यादा किसानों ने केरल में क्यों नहीं कर रहे? अरे जो आपने बिहार के किसानों को आज निम्नतम आय पे ला दिया, आप पूरे देश के किसानों को क्यों लाना चाहते हो? अरे तो मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूं गौरव जी 1 मिनट, नहीं ये गलत बात है, आप विषय से भटका रहे हैं। मेरी बात सुनिए, बात है एपीएमसी की मंडियां होनी चाहिए, ये एक मांग है आपकी पार्टी की। आप कह रहे हैं किसानों की मांग है, ये कहते हैं एक राज्य के किसान की मांग है, आप कहते हैं पूरे देश के किसानों की मांग है। पूरे देश के किसान की मांग है तो केरल में वो मंडी नहीं है, इसकी वजह से वहां का किसान आंदोलन क्यों नहीं करता? इसकी वजह से आपकी पार्टी वहां के किसानों का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं करती? इसका जवाब तो आपसे पूछा जाएगा। पहले सौरभ जी बोला गया कि ये पंजाब के किसान है, फिर बोले अब हरियाणा के भी है, फिर बोले अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी है। अरे आप कर्नाटक में किसानों की हालत देख लीजिए, वहां पे किस तरह के आंदोलन हो रहे हैं। सौरभ जी आप तो बहुत जानकार और वरिष्ठ पत्रकार है, आपको सब आभास है। महाराष्ट्र के किसान और जो भी आवाज उठाता है सौरभ जी, उसके साथ क्या करता है? उसके साथ आपके सेडिशन के लॉ एक्ट लगा देते हो, देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। ये सुधांशु जी मुझे लगता है इसके लिए तो हमारे देश के पूर्वजों ने हमारे देश को आजाद नहीं कराया था कि जो आवाज उठाएगा, भले वो किसान हो, नौजवान हो, पढ़े लिखे लेखक हो, जो आवाज उठाएगा उसके खिलाफ सेडिशन लॉ, आप एक्ट देशद्रोह की धाराएं लगा देते हो। और आपने बीफ की बात करी महोदय, जस्ट लास्ट लाइन सुधांशु जी, अब मेरे को अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं तो मुद्दों की बात कर रहा हूं, पर आप बीफ बहुत कह रहे हैं। आपकी गोवा की सरकार क्या कर रही है? क्यों बीफ अलाउ करते हो आप गोवा में? यहाँ पे आके बीफ करते हो। नॉर्थ ईस्ट में आपकी सरकार है, वहां बीफ अलाउ करते हो। इस दोगले चरित्र से बाहर आइए, देश को आगे बढ़ाने की बात सोचिए। अच्छा ठीक है गौरव जी, फिर आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसको ठीक करते हैं, आप तब तक जवाब सुन लीजिए। सुधांशु जी देखिए, अब दोगले चरित्र की बात करेंगे तो मैं पूरे सम्मान के साथ अपमान न करते हुए कहना चाहूंगा कि हमने तो पत्र पत्रिका में ये तक पढ़ा है कि नेहरू जी भी बीफ खाते थे। अब बाकी की तो बात छोड़ दीजिए, खैर एनीवे। अब मैं कहना चाहता हूं, जो उत्तर भारत के किसानों को लेकर आक्रोश आवेग की अभिव्यक्ति गौरव वल्लभ जी के वक्तव्य में दिखाई पड़ी, तो बकौल राहुल गांधी तो सतही बात है ना, सतही बात करते हैं उत्तर भारत के लोग। तो उत्तर भारत के किसानों को सतही समझ है, दक्षिण भारत में कोई आंदोलन नहीं है, बताइए।
कोई आंदोलन है तमिलनाडु में, क्या बात, आंध्र में, क्या बात, तेलंगाना में, केरल में, कर्नाटक में कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। तो यह दर्शा रहा है कि जिनको समझ है वो आंदोलन नहीं कर रहे, बकौल राहुल गांधी, और जो लोग सतही हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। और कितनी सतही बात करते हैं राहुल गांधी जी, बकौल राहुल गांधी। इससे मिलता जुलता एक शब्द जो चलता हुआ भाषा का मैं बोलना नहीं चाहता, इन्होंने कहा था 2 हफ्ते में 2 करोड़ किसानों के सिग्नेचर करके दे दिए। और सौरभ जी, जिस दिन चक्का जाम हुआ और इन्होंने पुरजोर समर्थन किया, उस दिन 2 लाख किसान भी सड़कों पे नजर नहीं आए। और ये 3 घंटे का चक्का जाम 3 राज्यों में भी नहीं कर पाए। जाड़ा शुरू होने से पहले हम सुनते रहे कि राजस्थान के किसान इतने आंदोलित हैं कि दिल्ली जयपुर हाईवे जाम होगा। जाड़ा समाप्त होने को आ गया, जाम नहीं हुआ। चक्का जाम वाले दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की परिवर्तन यात्रा दीदी के बंगाल में चलती रही। आप बताइए कितनी सतही बात है, कितनी गहरी बात है। और आपने मान्यवर उत्तर नहीं दिया। आपने कहा 15 से 20 रुपए राज्य सरकारें लेती हैं। मैं दर्शकों से कहूंगा, ये पेट्रोल डीजल के दाम हर शहर में अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि राज्य सरकारों का टैक्स है। या महाराष्ट्र 15 रुपए ले रही है मान्यवर, इतना तो मेरे विचार से आपको असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र 40% ले रहा, और जो आपने 31 रुपया कहा ना, केंद्र सरकार लेती है। वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार उसमें से 42% राज्यों को जाता है। तो उस 31 में 12.5 रुपया फिर राज्यों के पास चला जाता है। हमारे पास 17.5-18 बचता है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर अन्य चीजें वो सब अपने ही को करनी है। और अभी अगर चीन के साथ टकराव है तो ऑयल रिजर्व या जरूरत पड़ने पर ऑयल खरीदने की व्यवस्था नहीं रखनी है क्या? प्रबुद्ध लोगों को समझ में आना चाहिए। कम से कम आप ही राहुल गांधी को थोड़ा समझाइए कि वो सतही बात से लेकर गहराई की बात तक समझने का प्रयास करें। ठीक है गौरव जी, मैं राहुल गांधी के बारे में एक आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप पहले उसका जवाब देंगे, फिर आपको जो बोलना बोलिएगा। राहुल गांधी के इस भाषण, इस बयान पर उत्तर और दक्षिण भारत पर कांग्रेस पार्टी के 2 बहुत सीनियर नेताओं ने, जो पूर्व मंत्री भी हैं, उनके स्टेटमेंट आए। आनंद शर्मा जी ने ये कहा, राहुल जी ने जो कहा है इस पर उनका कोई निजी अनुभव रहा होगा, इस पर वही स्पष्टीकरण दे सकते हैं। कपिल सिब्बल भी ये कह रहे हैं कि इसके बारे में मैं क्या बोलूं, इस पर तो राहुल जी बताएं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता। ये दोनों नेता ये बात कर रहे हैं। मैं तीसरे नेता की बात कर रहा हूं जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, अमरिंदर सिंह। आपने भी किसान आंदोलन की बहुत बात की। अमरिंदर सिंह ने अभी 2 दिन पहले यह कहा कि अगर केंद्र सरकार 1.5 साल की जगह 2 साल का मोरेटोरियम दे दे इन कानूनों के ऊपर, तो मुझे लगता है बात बन जाएगी। ये तो आपकी राहुल गांधी तो ऐसा नहीं कहते। जी, एक पे बात कर लेता हूं। आज हमने इसके ऊपर पूरी प्रेस वार्ता भी करी, और मैं एज ए ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, आपने मुझे इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो बुलाया नहीं। मैं जो बोल रहा हूं वो पार्टी का मत है। आप जिनका कोट कर रहे हैं वो उनके निजी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, पर मैं आपको ये बता रहा हूं, एक एक मुद्दे पे बात करता हूं कि आप ये बताइए कि मुद्दों की बात करना क्या देश में गलत है क्या? और मैंने 15 से 20 रुपए प्रति लीटर डीजल पे अगर स्टेट की वैट बोली है तो मैं गलत नहीं बोलता हूं। सुधांशु जी, आप इतना तो मेरे पे एतबार कीजिए। मैं गलत बोल के भागता नहीं हूं। आपके दर्शकों से चैलेंज है, देख के सुधांशु जी को भी बताए और मुझे भी बताए, डीजल पर ऑन एन एवरेज देश के सारे राज्य 15 से 20 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी चार्ज करते हैं। ये मैं आपको फिर ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। और केंद्र सरकार डीजल पर 32 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी चार्ज करती है। क्यों कर रही है? 800% की एक्साइज ड्यूटी क्यों बढ़ाई गई है? 21.5 लाख करोड़ रुपए जो आपने पेट्रोल। चलिए, अच्छा गौरव जी, मैं पेट्रोल पर चर्चा को ये कह के क्योंकि समय नहीं है, मैं आपकी बात को बिल्कुल अक्षरशः सत्य मानता हूं। जो गौरव वल्लभ कह रहे हैं उस बात को सच मान के बात करते हैं। आपने कहा राज्य सरकारें 15 से 20 रुपया लेती हैं, ये 30 रुपए 32 रुपया लेते हैं। मैं इस बात को सच मान के कहता हूं, क्या दोनों को ही कम नहीं करने चाहिए? मैं बहुत सही बात बोली सौरभ जी, यू हैड हिट द नेल। मैं आपको कहूंगा सौरभ जी, आपको समझाता हूं, जो केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लेती है उसका जो टोटल अमाउंट बनता है उस पे स्टेट गवर्नमेंट्स वैट लगाती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर केंद्र सरकार अगर 5 रुपए 10 रुपए पर लीटर इमीडिएटली आज अनाउंस कर दे कमी की, तो सारे स्टेट गवर्नमेंट्स की वैट एड वैलोरम कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे टैक्स लगा जाता है। ये व्यवस्था है हमारे देश की। जब केंद्र सरकार ने 800% डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई तो राज्यों की ऑटोमेटिकली बढ़ गई। और इन्होंने कहा कि
सभा के सांसद है। अभी वित्त मंत्री जी ने धोखा किया, एक आपको याद होगा बजट में, कि सेस लगा दी पेट्रोल और डीजल पे। क्यों? ताकि राज्यों को पैसा ना देना पड़े, वो सारा पैसा केंद्र के पास आ जाए। आप तो समझदार व्यक्ति है सुधांशु जी, आपने ये क्या असत्य तर्क दे दिया, बिना सिर पैर का तर्क क्यों दे दिया? और आंकड़े और गलत बात मैं कभी नहीं करता हूं सुधांशु जी, मैं चुप रह सकता हूं पर गलत बात करके यहां से नहीं जाऊंगा। आज फिर बोलता हूं, केंद्र सरकार को अपनी 800% की जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है पिछले 6 साल, समय कम है, फाइनल कमेंट सुधांशु कम करने की जरूरत है। अच्छा बस ठीक है, अब मैं ये 2 ही वाक्य में खत्म करता हूं। गौरव वल्लभ जी, अगर 90 रुपए का दिल्ली में है और मुंबई में 99 रुपए का है, तो ये 9 रुपया कहां जा रहा है? ये केंद्र सरकार के पास है या राज्य के पास है? जब राज्य में ज्यादा है तो राज्य के पास ही जा रहा है ना। तो 15 से 20 रुपया ले रहे थे और ये 9 रुपया एक्स्ट्रा आ गया। मान्यवर, इस बात का आपने जवाब नहीं दिया कि 42% वापस राज्यों के पास जाता है। और अंत में एक ही वाक्य और कह देता हूं। गौरव वल्लभ जी, आपने कहा आनंद शर्मा जी व्यक्तिगत बोल रहे हैं, आपको पता नहीं। भाई साहब, राज्यसभा में आपके उपनेता हैं, उपनेता संसदीय दल जो बोल रहा है वो व्यक्तिगत है, और गौरव वल्लभ जी बोल रहे हैं वह पार्टी की लाइन है, और राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो किसकी लाइन है? ये तो ऐसी बात है, ऐसा समझ जो समझे खुदा, या तो खुद ही समझाए या खुदा आके समझाए कि कौन किसकी लाइन ले रहा है। इतनी लाइनें एक दूसरे से क्रॉस करती हैं कांग्रेस की, इसी मुद्दे पे नहीं, कोई मुद्दा आप उठा लीजिए, कांग्रेस में कौन सी व्यक्तिगत लाइन है, कौन सी पार्टी लाइन है, ये तो मेरे ख्याल से ट्रैफिक लाइन पे खड़ा हुआ ट्रैफिक का सिपाही भी नहीं तय कर पाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा पूरी तरीके से कि किस लाइन को ग्रीन माने, किसको रेड माने। समय इतना ही था। सुधांशु त्रिवेदी, गौरव वल्लभ, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात साफ है, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उसका बचाव करना जाहिर है कांग्रेस पार्टी के किसी भी प्रवक्ता के लिए आसान काम नहीं है। इसीलिए आनंद शर्मा जैसे, कपिल सिब्बल जैसे नेता एक तरीके से उस बयान से पल्ला झाड़ रहे हैं। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। जाटलैंड में बन रहे नए सियासी माहौल पर बीजेपी क्यों टेंशन में है, इस पर एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे पंकज भार्गव।